x इक्वल टू लैम्डा बाई 12। तो अब ये k क्या है, ये k है 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा बाई 12 रखेंगे तो y1 हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6, y2 हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 3, पाई बाई 6 माइनस माइनस पाई बाई 6। जिसका इनिशियल फेज 0 उसको बेस लाइन पर रखेंगे, यहां किसी का नहीं है। इसका माइनस पाई बाई 6 है तो ये पाई बाई 6 नीचे, इसका प्लस पाई बाई 6 है तो ये पाई बाई 6 ऊपर। तो ये हो गया पाई बाई 3। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 कॉस पाई बाई 3 करोगे तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3a, एकदम बीच में आएगा। तो इन दोनों के मिलने से जो रिजल्टेंट बना, इसका इनिशियल फेज क्या होगा, 0। ये देखो ये इक्वेशन आ गया। √3a ऊपर आता तो इसका इनिशियल फेज प्लस में, नीचे आता तो माइनस में, √3a साइन ओमेगा टी। तो समझ में आ रहा है ऐसा ये हुआ क्या है, ये हर जगह पर दो दो SHM का सुपरपोजिशन हुआ है। और देखते हैं, एक दो को और पकड़ के मैच कराते हैं। इसको देखते हैं, लैम्डा बाई 4 वाले को, लैम्डा बाई 4 नहीं, हाँ लैम्डा बाई 4 वाले को, जिसका कि 0 आ रहा है। इसके साथ क्या हुआ है भाई, x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, तो y1 क्या बनेगा, लैम्डा बाई 4 रख दिए तो ये आ गया a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें रख दिए तो a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। फेज डिफरेंस जो है वो पाई के बराबर है, 180 डिग्री। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, फेज डिफरेंस 180 डिग्री, एकदम पूरा का पूरा कैंसिल आउट होने वाला है। देख लेते हैं फोटो बना के। ये अपना बेस लाइन, इसका इनिशियल फेज माइनस पाई बाई 2 है तो ये नीचे बन गया a, इसका प्लस पाई बाई 2 है तो ये ऊपर बन गया। इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो क्या आएगा, 0। तो ये जो दो SHM यहां पर जो सुपरपोजिशन हुआ, ये एकदम ऑपोजिट फेज में है, पाई का फेज डिफरेंस है, खत्म हो गया। इसको ऐसे भी देख सकते थे कि a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो तुम देखोगे एक प्लस में आ जाएगा, ये साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा और ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये सब हटाओगे तो एक दिखेगा a साइन ओमेगा टी और दूसरा दिखेगा माइनस a साइन ओमेगा टी। ये कन्वर्ट हो जाएगा a साइन ओमेगा टी में, और ये लिखा हुआ है माइनस a साइन ओमेगा टी, वही दोनों ऐड होके 0, या सीधा सीधा। तो यहां दो ऐसे SHM का सुपरपोजिशन हुआ है जो ऑपोजिट फेज में, ऑपोजिट फेज मतलब फेज डिफरेंस पाई, कैंसिल हो गया। इसको देखते हैं एक और, लैम्डा बाई 3 वाले को। कि इसका फेज पाई कैसे आ गया, है ना, इन सब का तो फेज 0 था, इसका फेज पाई आ गया। इसको जरा पकड़ के देखते हैं। हम x का वैल्यू लैम्डा बाई 3 रखें, लैम्डा बाई 3 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई 3 एंड y2 इज a साइन, इसमें रखे तो ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3। बेस लाइन खाली है, एक का है माइनस 2 पाई बाई 3 मतलब माइनस 120 डिग्री, तो यहां से 120 डिग्री इधर, ये प्लस 2 पाई बाई 3 ये इधर, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया,
2π/3। तो अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है, एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो है वो ए के बराबर ही होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ए आने वाला है, ठीक है। और ये बेस लाइन से एकदम उल्टा आया है, तो इसका इनिशियल फेज क्या लिखा जाएगा, पाई लिखा जाएगा। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई। तो अब ये इक्वेशन, अब ये सब हम लोग समझ लिए क्या हो रहा था। अब जरा कंक्लूड करते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या दे रहा है। ये इक्वेशन अभी भी मीडियम के हर पार्टिकल के SHM का इक्वेशन दे रहा है, लेकिन अब ये वेव नहीं है। ये कैसे बना है, इन दोनों वेव के मिलने से क्या हुआ कि मीडियम के हर पॉइंट पर दो दो SHM का सुपरपोजिशन हो रहा है। कहीं पर एम्पलीट्यूड A और A मिलकर 2A हो गया, कहीं पर 0 हो गया। मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, 2A। जहां ऐसा हुआ होगा हम लोग बोलेंगे वो एंटी नोड है। तो x इक्वल टू 0 पर क्या है, एंटी नोड। और जहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो गया है उसको बोलेंगे नोड। ये सब नाम है, अभी फिर से आएगा, लिख लेंगे हम लोग। तो y इक्वल टू 0, λ/4 पर एम्पलीट्यूड 0 हो गया, ये पूरा खत्म। तो क्या है, नोड। एम्पलीट्यूड जहां जहां 2A बन रहा है वो सब क्या है, वो सब एंटी नोड है। नोड मतलब 0 एम्पलीट्यूड। अब जहां पर एम्पलीट्यूड 0 है, यहां 0 है और भी कहीं 0 होगा, ऐसे कुछ कुछ लोकलाइज पॉइंट है जहां जहां एम्पलीट्यूड 0 है, ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा है। यहां ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, इसके बीच का रस्सी का ऑसिलेशन हो रहा है। तो इस पॉइंट से तो एनर्जी का इधर उधर जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी का प्रोपगेशन कैसे हो रहा था, थ्रू ऑसिलेशन, जो कि हम लोग समहाउ रोक दिए। हम लोग क्या रोके, रुक गए। इक्वेशन ऐसा बना है कि अब वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ऐसा बहुत सारा पॉइंट है। तो ऐसा जो भी पॉइंट है उस वहाँ से एनर्जी का प्रोपगेशन हो ही नहीं रहा है। जब एनर्जी का प्रोपगेशन नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो फिर ये वेव है ही नहीं। तो ये दो वेव के मिलने से ये एक स्ट्रक्चर बना है जिसको स्टैंडिंग वेव बोल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि दो वेव मिला दो और बन जाएगा, कुछ कंडीशन है। ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होना चाहिए। स्टैंडिंग वेव कब बनेगा, दो वेव सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी का ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों का जब सुपरपोजिशन होगा तो उससे स्टैंडिंग वेव बनेगा। अभी स्टैंडिंग वेव के बारे में खाली इंट्रो हुआ, अभी मेन पिक्चर क्लियर होगा जब हम लोग फोटो बनाएंगे। अभी इसका, इस इक्वेशन से अभी हम फोटो बनाने वाले हैं, वो हमको दिखाएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। इसमें एक बात समझ लेना, खाली ये वाला जो पोर्शन है ना, x का अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हो तो इसका वैल्यू चेंज होते जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली एम्पलीट्यूड 0 से 2a के बीच में वैरी कर रहा है। ये तो साइन ओमेगा टी जो है वो है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या दे रहा है, ये तुमको एम्पलीट्यूड दे रहा है अलग अलग पॉइंट्स का। एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ x का डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ax, समझने के लिए बता रहे हैं। ax मतलब एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ x, साइन ओमेगा टी। कभी ये माइनस में भी आ जाएगा, कभी ये प्लस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो एम्पलीट्यूड माइनस में नहीं है, वो माइनस आएगा मतलब ये क्या है, पाई चला जाएगा अंदर। प्लस में आएगा तो ठीक है, जैसा है वैसा ही है। माइनस आ जाएगा तो अंदर एक मतलब पाई से फेस चेंज हो जा रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट क्या दे रहा है, ये तुमको हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड दे रहा है। तो अब सबसे पहले तो ये जो भी चीज बना है इसके बनने का कंडीशन पे बात करते हैं कि भाई स्टैंडिंग वेव कब बनता है। तो जब दो वेव सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वो सुपर इम्पोज होता है तो उससे
स्टैंडिंग वेव बनता है। स्टैंडिंग वेव is formed due to superposition of two waves having same amplitude same frequency and traveling in opposite directions। दो वेव सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी का जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, उसके सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव तैयार होता है। तो ये स्टैंडिंग वेव बनने का कंडीशन हो गया। सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसको स्टैंडिंग वेव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब इसमें एनर्जी स्टैंड कर गया है, ट्रैवल नहीं कर रहा है ना, रुका हुआ है। और वेव क्यों बोल दिया गया? ये वेव तो है नहीं, वेव ऐसे ही बोल दिया गया है, ये दो वेव के मिलने से बना तो इसको नाम वेव दे दिया गया है। बट टेक्निकली अगर कोई पूछे कि क्या स्टैंडिंग वेव वेव है, तो स्टैंडिंग वेव वेव नहीं है, क्योंकि वो वेव का कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करता है। अब देखते हैं कि रस्सी कैसा दिख रहा होगा किसी इंस्टेंट पर। तो अब इस इक्वेशन का थोड़ा और डिटेल समझा जाए। अपने पास इक्वेशन आया y इज इक्वल्स टू 2a cos kx साइन ओमेगा टी। अब हम रस्सी का फोटो खींचते हैं, है ना। रस्सी में दोनों वेव मिल गया, दोनों वेव के मिलने से ये बन गया जो भी बनना था, बन गया। तो पहले जब वेव खाली एक वेव ट्रैवल कर रहा था, तो हम किसी भी टाइम पे फोटो खींच रहे थे, तो कुछ इसी टाइप का रस्सी हर समय ऐसा दिख रहा था। कभी ये ऊपर है तो कभी नीचे है, कभी बीच में है, लेकिन रस्सी का शेप हर समय ऐसा लहराता हुआ टाइप का दिख रहा था। जब ये दोनों मिला तो ये जो भी चीज बना, अब हम इसका अलग अलग टाइम पर फोटो ले रहे हैं। तो लेना चालू करते हैं फोटो। किस टाइम पर? सबसे पहले तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर देखते हैं। तो जब हम t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x ये पूरा 0 हो जाएगा साफ। मतलब t इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 0, मतलब पूरा रस्सी सीधा, पूरा रस्सी एक साथ सीधा। वेव में तो ऐसा कभी होता ही नहीं था, पूरा रस्सी एक साथ सीधा है, मतलब सब लोग अपने मीन पोजीशन पे इस समय। ट्रैवलिंग वेव में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले समय पर। हम लोग t का वैल्यू हम t/4 पुट करते हैं। t/4 मतलब π/2 ओमेगा। इसमें अगर हम π/2 ओमेगा रख देंगे तो साइन हो जाएगा 1, और ये इक्वेशन आ जाएगा 2a cos kx। k 2π/λ। तो अब मतलब अब जो यहां पे बन रहा होगा रस्सी का शेप, वो कॉस वाला ग्राफ होगा। ठीक है,
ये हो गया। इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। और कुछ आगे चलते हैं। अब हम इसमें पुट कर देते हैं t इक्वल टू टी बाई टू, जीरो पे देखे फिर t/4, इससे t/4 टाइम बाद मतलब t/2 पर, तो पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा इसमें पुट करेंगे तो ये साइन पाई, t की जगह पाई बाई ओमेगा रख रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन पाई फिर से 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब रस्सी पूरा y 0 हो गया हर पॉइंट पर, रस्सी फिर से सीधा, ठीक है। अगला टाइम देखते हैं t इक्वल टू 3t/4, 3t/4 मतलब 3π/2 ओमेगा, 3π/2 ओमेगा अगर पुट कर देंगे तो t की जगह जब 3π/2 ओमेगा रखोगे तो ये 3π/2 हो जाएगा। साइन में क्या बन रहा होगा, साइन 3π/2, साइन 3π/2 -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है एंड साइन π/2 1 होता है। तो अभी क्या बना, साइन 3π/2 -1 मतलब y इज इक्वल्स टू -2a cos kx। तो जो ऐसा बना था इसका ठीक उल्टा, ये हो गया। अब समझते हैं इसको, ये हम अलग अलग टाइम पे ड्रॉ कर लिए, फिर फर्दर और आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसका हम लोग को जरूरत नहीं है। इससे समझते हैं हो क्या रहा है। सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को देखो, ये वाला जो पॉइंट है t0 पर भी ये यहां था, t इक्वल टू t/4 पर भी ये उसी जगह पर है, इसका y 0 ही है, t/2 पर भी ये 0 पर है, 3t/4 पर भी ये 0 पर है। ये पार्टिकल तो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है, ऐसा और भी है, ये भी है, ये भी, ये वही लोग हैं जो ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं, जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो चुका था, 0। ये लोग कौन है, नोड, n लिख देते हैं, दीज आर नोड्स। इन सबका एम्पलीट्यूड क्या है, 0। किसी भी टाइम पर, अलग अलग टाइम पर देखें, बाकी सब ऊपर नीचे होते हुए दिख रहा है, ये पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हुए नहीं दिख रहे हैं, इन सबका एम्पलीट्यूड हो गया 0। तो ये हो गया नोड। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, अभी तो ये 0 पे, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दिख रहा है सबसे ज़्यादा। अच्छा, उसके पहले एक बात करते हैं, एंटी नोड तो हम लोग समझ लेंगे। ये दिखा क्या है, नोड है, ठीक है। अब एक बात समझते हैं, t इक्वल टू 0 पर सब लोग अपने मीन पोजीशन पे हैं। एंटी नोड पे आएंगे, पहले जरा ये समझते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात एकदम, t इक्वल टू 0 पर सारे लोग मीन पोजीशन पे हैं, सारे लोग मीन पोजीशन पर हैं। तो अगर मीन पोजीशन पर है तो t/4 टाइम के बाद कहां होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है।
एसएचएम के हिसाब से सोचो, अगर कोई मीन पोजीशन पर है तो t/4 के बाद कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो ध्यान देना, अब ये सब लोग मीन पोजीशन पे था, रस्सी एकदम सीधा। t/4 टाइम के बाद ये सब लोग अपने अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है। ये वाला पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है तो ऐसा नहीं कि अब ये यहां तक और जाएगा, नहीं, इसका एम्पलीट्यूड ही इतना है, इसका एम्पलीट्यूड ही a के बराबर है, इसका एम्पलीट्यूड 2a के बराबर है, इसका एम्पलीट्यूड a/√2 के बराबर है। हर एक का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो सब अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं। जो जहां पर है, क्योंकि t/0 पर अगर सब मीन पोजीशन पर है तो t/4 पर सब एक्सट्रीम पर होगा। इस समय सब लोग अपने अपने एक्सट्रीम पर हैं। याद है, सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं था, कोई 2a, कोई √2a, a/√2, √3a, a 0 से 2a के बीच का हर पॉसिबल वैल्यू। इसका 0 है, इसका 0 है, बीच वाले का 2a है, इधर वालों का और कम होते होते यहां 0 हो गया। तो t/4 के बाद 0 से t/4 ये सब लोग अपने अपने एक्सट्रीम पे हैं। और अगर सब लोग अपने अपने एक्सट्रीम पे हैं तो अगले t/4 टाइम के बाद कहां होगा, अगर कोई एक्सट्रीम पर है तो अगले t/4 के बाद सब मीन पे आएगा। आ गया, देखो ये सब अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पे था, सब मीन पे पहुंचा, और t/4 के बाद फिर से एक्सट्रीम पे। ठीक है, अभी समझना बात, अभी एकदम बात क्लियर होने वाला है। हम लोग अभी कुछ देर में कंक्लूजन के स्टेज पर पहुंच जाएंगे, अभी पहुंचे नहीं है। हुआ क्या है, खाली इन दो नोड के बीच देखना, इन दो नोड के बीच ये पूरा रस्सी एकदम सीधा है, इधर वाला सारा पार्टिकल है तो मीन पर, और कहां जा रहा है, ये सब लोग नीचे की तरफ जा रहा है, और ये सब लोग कहां जा रहा था, ऊपर की तरफ। कैसे, t/4 टाइम के बाद देखें तो ये सब अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर, ये सब अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, और ऑल्टरनेट चल रहा है, ये नीचे ये ऊपर। तो खाली हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इन दोनों के बीच देखना, बात सारा समझ में आ जाएगा। ये दोनों नोड के बीच में ये पूरा फ्लैट था, फिर रस्सी, ये सारे पार्टिकल नीचे जा रहे थे, t/4 के बाद सब अपने अपने एक्सट्रीम पे यहां पहुंचा, एक्सट्रीम पे पहुंच गया सब। अब उसके अगले t/4 के बाद सब यहां ऊपर जाते जाते यहां आ गया, ये देखो मीन पे, मीन पे है, लेकिन सबका वेलोसिटी ऊपर है, तो अगले t/4 के बाद कहां होगा, सब अपने अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। मतलब यहां हो क्या रहा है, यहां पर जैसे तुम दो वॉल के बीच में रस्सी को बांध दो और ऐसे खींच के छोड़ दो, ऐसे करके दो वॉल के बीच में रस्सी को बांधे और ऐसे खींच के छोड़ देंगे, तो ये रस्सी इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा। सबसे ये वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड का, ये उससे कम, ये उससे कम, ये इससे कम, एक लूप टाइप का बन रहा है, ये इसी के बीच में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। इन दोनों का एम्पलीट्यूड 0, यहां बढ़ते बढ़ते इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा और फिर कम होते होते 0। एग्जैक्टली यही यहां पर हो रहा है। यहां तो हम लोग रस्सी से बांधे हैं, यहां बांधना नहीं पड़ा है, अपने आप ये चीज हो गया है एम्पलीट्यूड 0 होने की वजह से। तो ये दो दो नोड्स के बीच में जो रस्सी है ना, ये एग्जैक्टली यही काम कर रहा है। दो दो नोड के बीच वाला रस्सी बिल्कुल दो वॉल के बीच में बांधे हुए रस्सी की तरह ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। क्या ये सब लोग बराबर जा सकता है, नहीं, ये इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, यही इसका एक्सट्रीम है। तो इस समय सब अपने अपने एक्सट्रीम पे हैं, फिर रस्सी सीधा, फिर सब नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर रस्सी सीधा, तो वही चल रहा है यहां पर, रस्सी सीधा सब नेगेटिव एक्सट्रीम पे, रस्सी सीधा सब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। ये 0 पर, फिर t/4 पर ये सब नीचे आ जाएगा, आ गया, फिर ऊपर चला जाएगा मीन पे, और फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो मीन पोजीशन पर है, यहां से नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा, पहुंच गया, फिर यहां से मीन पर पहुंच गया, फिर यहां से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर चला गया। और यही हो रहा है हर दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में। इसके बीच में भी ऐसे दो वॉल के बीच में जैसे रस्सी फिक्स है, वो ऑसिलेट कर रहा है। बस फर्क ये है ना कि ये लोग नीचे जा रहे हैं, जैसे ऐसे है ना, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है,
ये सब लोग नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर। तो कंसेक्यूटिव लूप में जो पार्टिकल्स है वो ऑपोजिट फेज में, मतलब यहां का सारा पार्टिकल सेम फेज में, ये सब लोग मीन में है और ये सब लोग नीचे जा रहा है। सब लोग एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे, सब लोग एक साथ मीन में, सब लोग एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। एक लूप के अंदर दो नोड के बीच जितना पार्टिकल है सब सेम फेज में है, लेकिन अगल बगल वाले लूप में इसमें और इसमें ऑपोजिट फेज में है। कैसे? ये सब लोग मीन में है और ये नीचे जा रहा था, ये सब लोग मीन में है ऊपर जा रहा है। इनका फेज अगर पाई है तो इन सबका फेज 0 है। मीन पे है, ऊपर पॉजिटिव में जा रहा है, मीन पर है, नीचे जा रहा है। ये देखो T/4 के बाद ये सब लोग पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हैं और ये सब लोग नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो ऐसे चल रहा है। तो ये दो नोड के बीच में ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये रस्सी, ये रस्सी, इस तरह से ऑसिलेशन, ऑल्टरनेट ऑसिलेशन चल रहा है। अच्छा, जैसा इसका है वैसा इसका है, जैसा इसका है वैसा इसका। तो ऐसे दो दो नोड के बीच में रस्सी एकदम क्लैंप टाइप का हो गया। ऐसा लग रहा है कि हम लोग रस्सी के बीच में ना यहाँ पे कोई क्लिप लगा दिए है ना। एक सीधा रस्सी था लंबा सारा, जगह जगह क्लिप लगा दी, वो पॉइंट ऊपर नीचे नहीं कर सकता, और इस तरह से रस्सी कई पार्ट में बट गया और सबको, एक को ऊपर खींच के छोड़ दी, एक को नीचे खींच के छोड़ दी, एक को ऊपर, एक को नीचे। इस तरीके से ये ऊपर जा रहा होगा तो ये नीचे, ऐसे 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 स्लॉट्स में पूरा रस्सी बट गया है। यही है स्टैंडिंग वेव। और ये जो नोड्स है, ये जो लूप है ना, एक लूप का एनर्जी कंजर्व होकर रह गया है। इन दोनों नोड्स के बीच का जो एनर्जी है, ना तो इधर से एनर्जी अंदर आ सकता है और ना बाहर जा सकता है। तो दो दो नोड्स के बीच का जो एनर्जी है वो कंजर्व है, एनर्जी ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? स्टैंडिंग वेव। तो अब ये पार्टिकल्स, इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा, ये वाला, तो ये सब क्या है? ये एंटी नोड्स है। दीज आर एंटी नोड्स। तो ये करिश्मा हुआ है दो वेव के सुपरपोजिशन से, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो अब तुमको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो क्या चल रहा है यहां पर? ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा समझो कि ये एक रस्सी है, अलग अलग जगह पर ये जो नोड्स है, ये पॉइंट्स फिक्स हो गया, ये ऑसिलेट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, इनका ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है, और इसके बीच का जो रस्सी है ये ऑसिलेट कर रहा है। बिल्कुल दो वॉल के बीच में रस्सी को फिक्स करके ऐसे खींच के छोड़ दिया जाए तो ये जैसे करेगा, वैसे ही सेक्शंस